हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, जेईई मेन 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है वो नज़दीक आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री को इस समय हमें कैसे डील करना चाहिए। तो यार देखिए, डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उन सभी को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। सो डियर एटीपियंस, ऑल द फाइटर्स अक्रॉस द नेशन, शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, फ्रेमवर्क ऐसा है आज के इस सेशन का कि आपको मैं बताने वाला हूँ इंडिविजुअली, लाइक लाइन बाय लाइन, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली सबसे पहले वो बात करेंगे। और इनऑर्गेनिक में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल में किस तरीके से आते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद माय फेवरेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर टोटल बात करें, देखिए क्वेश्चंस तो वैसे हमारे पास 30 आएंगे, लेकिन आप सभी जानते हो कि 25 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 25 के हिसाब से यहाँ पे सभी में 8-8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो। और 8-8 क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी एक में 9 क्वेश्चंस भी आएंगे। वैसे टोटल हमारे पास 10-10 क्वेश्चंस हैं उस एंगल से देखा जाए तो यार वो जो क्वेश्चंस है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, मेजॉरिटी वो अपन देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बात कर लेते हैं, फिर फिजिकल में, फिर इनऑर्गेनिक वगैरह में बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो फिक्स्ड बनता है वो बनता है आईयूपीएसी नेमिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इसमें हम बोल सकते हैं, एंड आइसोमेरिज्म। देखो यार, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो अपन अलग से बात करेंगे, पर एक क्वेश्चन तो इससे बनता है। और आइसोमेरिज्म को बहुत बार मिक्स भी कर दिया जाता है रिएक्शन वाले पार्ट के साथ। ठीक है, इसमें आता क्या क्या है वो अपन अलग से बात करने वाले हैं। तो भाई, इससे अगर हम बात करें तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तक मैक्स है, पर नॉर्मली एक क्वेश्चन तो गारंटीड आता ही है। अब बात करते हैं रिएक्शन वाला पार्ट। मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रिएक्शन वाले पार्ट से आने वाले हैं। रिएक्शन वाले पार्ट में इट स्टार्ट्स विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद अगर हम बात करते हैं तो हेलोजन, जो हेलो एल्केन्स वाला पार्ट है, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल ईथर्स, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है। फिर हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला पार्ट है, एनसीईआरटी में एरोमेटिक अलग से नहीं दिया हुआ, हर चैप्टर के एंड में एरोमेटिक कंपाउंड दिए हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन डेरिवेटिव में एनिलीन और उसके डेरिवेटिव है, अल्कोहल के साथ फिनॉल है, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन है। तो इस तरीके से इन सबको कंपाइल करें तो एरोमेटिक वाला पार्ट आता है। तो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, और अल्कोहल ईथर, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। चलो वो अपन डिटेल में दोबारा से जाएंगे। हेलो एल्केन्स और अल्कोहल ईथर, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, इनसे 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, लेकिन 2 क्वेश्चन भी इसमें आने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं। मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स को मिक्स भी कर दिया जाता है बहुत बार, कि पहले अल्कोहल ले लिया, उसका डिहाइड्रेशन करा दिया, और फिर उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दिया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा दिया। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं, अगर वहाँ की बात करें, मतलब नेम्ड रिएक्शन जितनी भी अपनी है ना, एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डोल हो गई, केनिजारो हो गई, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स की रिएक्शन हो गई, उन सब से भी हमारे 2 क्वेश्चन बनते ही हैं, राइट। और हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारा डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट, या उसको नाइट्रोजन में भी कंसिडर कर सकते हैं, वही वाली बात है। तो एरोमेटिक इंक्लूड करके 4 से 5 क्वेश्चन, यानी अगर हम टोटल बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्शन वाले पार्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 50 से 60% हिस्सा रिएक्शन वाले पार्ट से आने वाला है। आईयूपीएसी को इंक्लूड कर दिया जाए तो 70-80% पार्ट कवर हो गया है। अब उसके बाद बचा हुआ हिस्सा जो है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल एंड पॉलीमर्स, उसके अलावा पीओसी। पीओसी के अंदर क्या होता है, क्लास 11 वाला पार्ट भी हमारा रहता है, जिसमें जेल्डाल ड्यूमा मेथड, यानी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारा पार्ट जो रहता है। और पीओसी में आप जानते हैं कि बाकी जितने भी टेस्ट हैं, खासकर बायोमॉलिक्यूल्स के जो टेस्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो सारा पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, पर एक से लेके कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैक्स, पर 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो इस बेसिस पे यू कैन एज्यूम, यू कैन सी कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी मेजर हिस्सा ये होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 2 पीरियोडिक 2 केमिकल बॉन्डिंग से भी आ जाते हैं, पर 2 क्वेश्चन तो गारंटीड हैं, आप देख सकते हैं। पता है, इससे आपको ना अंदाजा लग जाएगा कि अभी करंटली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि यार कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन मेरे पक्के हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, अगर डी एंड एफ ब्लॉक के साथ इसको मिक्स किया जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक भी आता है जो काफ़ी रिलेटेड है, तो कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो लगभग 2 क्वेश्चन हम इससे बात कर सकते हैं। यानी अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर हमें आते हैं, तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% 60% हिस्सा हो गया, इसी में ही हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखो, एक होता है केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अगर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से आता है तो उसके बेसिस पे ब्लॉक केमिस्ट्री हमारी काफ़ी अच्छे से डील हो जाती है। पर चलो वो हम और अलग से बात करेंगे। एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन से नॉर्मली 1 क्वेश्चन तो आता ही है, पी ब्लॉक से नॉर्मली 2 क्वेश्चन हमारे बनते ही हैं। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि फ्रेमवर्क किस तरीके से होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहाँ तक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात है, जो सॉल्ट एनालिसिस होता है, उससे हमारा 1 क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट उसका वेटेज रिलेटिवली लेस होता है ना। लेकिन आने को तो यार आ ही सकता है, इतने सारे स्लॉट्स रहते हैं, तो किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, राइट। लेकिन आपको ब्रॉड चैप्टर वाइज पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स, अगर सारे कर लो आइडियली तो बेस्ट है, लेकिन स्टिल लिमिटेड समय में जो भी करो अच्छे से करो, है ना। कैसे डील करना है वो सब बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो यार, एक क्वेश्चन जो है ना वो स्टोइक्योमेट्री से बन ही जाता है, यानी स्टोइक्योमेट्री या रिडॉक्स की अगर हम बात करें, जिसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। तो एक तो कंबशन जो मेथड होता है ना, कंबशन, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर देते हैं, उससे उसका इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं और फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में रहता है। तो स्टोइक्योमेट्री जो होता है प्लस इक्विवेलेंट कंसेप्ट का बेसिक क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता, एक तो मतलब बनता ही है स्टोइक्योमेट्री से। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट से मिला के 1 क्वेश्चन मिनिमम बनता है, बाकी 2 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। जैसे गैसियस स्टेट में जो हॉट टॉपिक रहते हैं वो अपन अलग से बात करेंगे, चलो, है ना। इक्विलिब्रियम में भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। थर्मो में भी कम से कम 1 क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रो में भी 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। काइनेटिक्स में नॉर्मली 1 क्वेश्चन ही आ पाता है। लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड्स मिला के नॉर्मली 1 क्वेश्चन आता है ना, 1 या 0 मतलब, राइट। और सरफेस से कभी आता है कभी नहीं आता, तो 0 और 1 वाली बात है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, वो थर्मो से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 आ जाते हैं, राइट। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे फिजिकल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे सरफेस से भी क्वेश्चन ऑब्वियसली आ जाते हैं, पर कभी सॉलिड से आता है कभी सरफेस से आता है, इस तरह से इनमें डाइसीपन रहता है, राइट। तो सिमिलरली एटॉमिक और गैशियस में भी ऐसा कई बार होता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों से ही क्वेश्चन आए। एटॉमिक से तो नॉर्मली आता ही है, लेकिन गैशियस स्टेट से का यूज़ आता है, हम ज़रूरी नहीं हमेशा रियल गैस का क्वेश्चन आए ही। तो गारंटीड अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ स्टोइकियो से आएगा, स्टोइक्योमेट्री से आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा, इक्विलिब्रियम, थर्मो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ये मतलब बिल्कुल फुल फ्लेज्ड है, इनसे आएगा ही। और लिक्विड सॉल्यूशन से भी आने के चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जहाँ से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है वो है सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड गैसियस स्टेट, राइट। इनमें गैसियस स्टेट का रियल गैस वाला पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन एक एक करके बात करने वाले हैं इंडिविजुअली कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कैसे डील करना है। पूरा मैं सारी चीज़ें आराम से आप सभी को बताने वाला हूँ, है ना। तो शांति से बैठे रहो और जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखते भी रहना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको अप्लाई करने हैं, सिर्फ सुनने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ओके। अच्छा, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यार। आप में से जो भी स्टूडेंट जिनको एक अच्छे क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो एटीपी स्टार का आरबीसी 3.0 बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जस्ट स्टार्ट हुई हैं, उसमें M² का बेनिफिट उठाइए, राइट। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डायरेक्टली वहीं से एनरोल कर सकते हैं। स्पेशल कोड मैं आपको बता देता हूँ जो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। स्पेशल कोड है JE22, JE22 कोड का यूज़ करें, राइट। और डायरेक्ट जो नीचे दिया हुआ है उससे आप आरबीसी 3.0 बैच को एनरोल कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक करके। देखो यार, आईपीएससी नेमिंग बहुत डीप में नहीं आता है, तो आईपीएससी नेमिंग अपने को एनसीईआरटी लेवल तक ही करना है, ये नहीं कि इसमें स्पायरो, बाईसाइक्लो, दुनिया भर की चीज़ें। तो आईपीएससी एनसीईआरटी लेवल तक इज़ फाइन। अगली इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो है भाई
कॉमन नेम्स की दास्तान। कॉमन नेम्स ना बड़ा परेशान करते हैं। इससे रिलेटेड वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉमन नेम्स से रिलेटेड, 20 मिनट में इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स करा रखे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो डिफरेंट चैप्टर्स के स्टार्टिंग में कॉमन नेम्स दिए हैं वो, और जो प्रीवियस ईयर में कॉमन नेम्स आए हैं, बस उतना कर लो। एनसीईआरटी के सामने जो दिए वो आप कहोगे सर वो तो बहुत सारे हैं, सारे नहीं करने, उसमें एटलीस्ट जो पुराने आए हुए ना वो उससे मैप कर लेना, उतने तो कर लेना, ठीक है। सारे कर पाना पॉसिबल कई बार नहीं होता, याद नहीं रह पाते। तो कॉमन नेम्स जैसे हैं कि आइसो क्या होगा, नियो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन आ गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इससे रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा, तो अगर अपने को नाम ही नहीं पता कि नियो पेंटाइल अल्कोहल क्या है तो भाई कैसे करोगे सवाल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम्स से यार ध्यान रखिए, क्योंकि खासकर 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको नाम की बड़ी दिक्कत होती है, कंसेप्ट आता है, नाम में दिक्कत है। जीओसी में अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन मेनली बनते हैं ना वो हमारे खास तौर पे एरोमेटिक कंसेप्ट पे आते हैं कि एरोमेटिक है यानी हाईली स्टेबल है, अनस्टेबल है, या रिएक्शन का यूज़ करके भी एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आने के चांस सबसे अधिक होते हैं। बाकी आने को तो एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एनायन, रेडिकल, उससे भी क्वेश्चन आते तो सबसे हैं, है ना। लेकिन जो हॉटेस्ट टॉपिक है वो है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, और उसके अलावा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा आजकल एसिड बेस रिएक्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो जेई एडवांस में ही आते थे एसिड बेस रिएक्शन से कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन CO2 निकालेगा, लेकिन अब इसमें भी जेई मेन भी कैचअप कर रहा है इन चीज़ों में। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो यार उसमें ऑप्टिकल खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा अकायरल है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये सब अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलेशन ऐसे तो आने को सब चीज़ें आ सकती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है और कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी आ सकता है, लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन पता है कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव मीजो कौन सा है? ये सब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ गए हो कि भाई किस तरीके से अप्रोच करना है, कि जो मैंने कीवर्ड्स बताए उनको तो आपको ढंग से करना ही है ना। बाकी PYQ करो, पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कर लो। उससे अगर ये कर चुके हो तो उससे पहले वाले भी कर लो, बेस्ट वे है। रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो रिएक्शन में जो है ना, अगर आपने मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किए हुए तो समझना वैसे भी आसान है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट डूइंग क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे रिएक्शंस याद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो याद ही नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक कन्वर्जन करने का भी तरीका होता है। अगर हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करें जो एनसीईआरटी में भी पीछे चैप्टर्स में दी हुई है, उसकी हेल्प से भी हम याद रख सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक में नॉर्मली ये दिक्कत फेस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि LAH क्या करेगा, डाइबल H क्या क्या करता है, कौन क्या करता है। और सबसे बड़ी बात, आउट ऑफ सिलेबस से बचे यार, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें होती हैं जो ग्रेजुएशन में आती हैं लेकिन जेई में नहीं आती, या जेई में कभी कभी आ गई हैं, बहुत पहले आ गई हैं, लेकिन अब आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कराई जाती हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं होती। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो मैं बनाऊं कि ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊं जो आपको नहीं करने चाहिए या जिनके आने के चांस मिनिमम है, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, विल मेक सच वीडियो, राइट। तो ये बात है। तो रिएक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि मिक्स्ड कंसेप्ट से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइक एल्कोहल को जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करके बना दिया, यानी डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग आजकल यहाँ पे भी होने लग गई है, ठीक है। तो ये इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ द ओनली वे। अंडरस्टैंडिंग तो जो डेवलप करनी थी कर ली, अब तो प्रैक्टिस करके आप याद कर लो किसमें क्या होता है, ठीक है। और अगेन इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ATP स्टार वेबसाइट या ऐप का यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल POC, देखो यार POC इसमें हॉट फेवरेट है। POC में जिल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, केरियस, क्रोमेटोग्राफी, इन सब से एक क्वेश्चन आजकल आ ही जाता है, काफ़ी टाइम से आ जाता है। बायोमोलिक्यूल के जो टेस्ट होते हैं ना वो भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, POC का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी है ना। 1 शॉट वीडियो सारे ATP स्टार ऐप पे हैं, तो आप एड फ्री भी उनको देख सकते हो। 1 शॉट वीडियोस आप जानते हो ATP स्टार ही इंट्रोड्यूस किया था पूरे इंडिया में सबसे पहले 1 शॉट वीडियोस, एंड स्टिल दे आर द बेस्ट, राइट। तो उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
पॉलीमर बायोमोलिक्यूल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यार इस समय याद रख पाना सारा कुछ इतना आसान नहीं होता, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत भयंकर नहीं है। केम इन एवरीडे लाइफ को समझना ज़रूरी है कि ड्रग्स कैसे एक्शन करते हैं, डिटर्जेंट कैसे करते हैं, ड्रग्स वाला पार्ट ही उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि सारे स्ट्रक्चर्स याद रख पाना आपके लिए इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो बस वही बात है, अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट ये रिएक्शन तक है, उसके बाद में पीओसी तक कर लो। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने आप, क्योंकि सबकी तैयारी का लेवल अलग अलग है। आइडियली तो सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, एनसीईआरटी का एक एक लाइन आना चाहिए, सारे क्वेश्चन किए होने चाहिए, लेकिन आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी में 3-4 तरह के क्वेश्चंस ही, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, हमारा एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, मतलब कुछ इन्हीं सब कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 2 पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिससे क्वेश्चन आना लगभग गारंटीड होता है। और दूसरा अपना किससे, यस MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑर्डर, क्वेश्चन लगभग गारंटीड होता है। तो यार ये 2-3 क्वेश्चन तो मतलब फिक्स कर लो ना आपने। पीरियोडिक प्रॉपर्टी की हिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। कभी कभी सिंपल IUPAC नेमिंग जो होती है ना इनऑर्गेनिक वाली, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत पपलू क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, भाई देखिए कोऑर्डिनेशन D&F ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो ये पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है बताओ, आइसोमेरिज्म का। तो कोऑर्डिनेशन में 2 पार्ट आ जाते हैं, यानी क्वेश्चंस यहाँ पे 2 से 3 भी आ सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। D&F ब्लॉक से प्रॉपर्टीज से कम क्वेश्चन आते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से खासतौर पे ज़्यादा आते हैं, और उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा आते हैं, है ना। और आप समझ चुके हो आइसोमेरिज्म से और स्ट्रक्चर से। ब्लॉक केमिस्ट्री में NCERT को लाइन टू लाइन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, फुल पावर पढ़िए। बोरिंग लगती होगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने ठीक से आते हैं ना, जैसे मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, जैसे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर आते हैं आपको, नाइट्रोजन के, सल्फर के, कहाँ पे थायो लिंकेज होगी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हमें सब कुछ रटा नहीं गया है, रिएक्शंस नहीं आती, हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस हमें नहीं आती, तो आप ऐसे करिए इसको, ठीक है। आप एक एक लाइन को ढंग से पढ़िए, समझिए, और क्वेश्चंस के थ्रू आप NCERT को रेफर करिए। ब्लॉक केमिस्ट्री में NCERT के अलावा कुछ और टच करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस वाला जो पार्ट है, इसका वीडियो ATP स्टार पे अवेलेबल है, जो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। कोटा की ATP स्टार, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी ने वो बना रखा है, तो आप सर्च करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन ATP स्टार, आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बता रखा है कि रिएक्शंस को किस तरीके से डील किया जाता है। ओके, वैसे वो JEE एडवांस के लिए बनाया गया था पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगेन यू हैव टू सेलेक्ट कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप सारे चैप्टर्स बेस्ट तरीके से कर लेते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास मेन क्रिस्टल लेटिसेस होते हैं, एक तो उससे आजकल काफ़ी ट्रेंड में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन रहता है, जो उनका फॉर्मूला जो रहता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रांगली आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इतना छोटा टॉपिक भी नहीं जितना लगता है, लेकिन इसमें एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा जो मिसेल फॉर्मेशन है या कोलोइड्स वाला जो पार्ट है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस में आप सभी ही जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो हमारा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है उसका एप्लीकेशन किसी भी पार्ट में लिया जा सकता है, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहीं पे भी लिया जा सकता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का गेम ये है। थर्मो, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो उसमें आयनिक और अपना ये केमिकल दोनों पार्ट है। आयनिक बहुत डीप में नॉर्मली JEE मेन में नहीं आता है, JEE एडवांस में आयनिक बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे केमिकल वाला जो पार्ट है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो Kp Kc का रिलेशन होता है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी केमिकल इज़ मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आयनिक। आयनिक बहुत ही डीप में नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन के वगैरह के आते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उतना नहीं आता है, राइट। इंडिकेटर्स वगैरह और वो सब चीज़ें JEE मेन में नहीं आती हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं।
तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया है। इलेक्ट्रोथर्मोकाइनेटिक्स में जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो अपने को ठीक से जरूर आने चाहिए। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आप जानते हो कि यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना, ठीक है, रेट लॉ आइडेंटिफाई करना, हाफ लाइफ के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जो अपना काइनेटिक्स है उससे काफ़ी कन्वेंशनल क्वेश्चंस हमेशा से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल फ्री के नंबर है, मैं अगर क्लियरली बोलूँ तो। थर्मोडायनेमिक्स में कई बार फिजिबिलिटी से रिलेटेड यानी डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जानते ही हैं नर्स्ट इक्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और तो इस तरीके से आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ है, क्वांटम नंबर वाला पार्ट है। आजकल जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है अगर मैं आपको बताऊं तो। सिमिलरली गैसियस स्टेट में रियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये वाला पार्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। यानी जो थोड़े अनकन्वेंशनल पार्ट्स हैं उनसे आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चूज़ केयरफुली कि भाई आप क्या चीज़ कर सकते हो। बाकी इसमें सबसे आसान स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट, मतलब बाकी आसान है डिफ़िकल्ट है ये सब सब्जेक्टिव पार्ट है कि किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी इनके जो सेलेक्टिव वीडियोज़ है ना इन कंसेप्ट पे, वो ATP स्टार जेई चैनल पे अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, एंड गाइज होपिंग दैट इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी कि भाई कैसे अपने को अप्रोच करना है। तो यार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अभी के अभी ज़रूर दबाना। कमेंट सेक्शन में बताना यार कितना हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहा। आपका प्यार मिलेगा तो और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ और अच्छा लाने के लिए। चलिए गाइज, कीप प्रिपेयरिंग वेल। ATP स्टार कोटा टीम इज़ विद यू। लव यू ऑल।